हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस। और इस साइंस में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके पास PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर में सवाल सारे पूछे गए हैं। तो इस पेपर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इसको आने की चांसेस है। तो यहाँ पर मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3 पैटर्न पे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर का पैटर्न हम लोग देखेंगे। और इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपसे यहाँ पे 3 नंबर के लिए सवाल पूछ सकता है। ये जो आपके पास है वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक एक इक्वेशन हम लोग को लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया है कि पहला रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होनी चाहिए, सेकेंड रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होनी चाहिए और थर्ड रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला रिएक्शन क्या है कि जब हम लोग लीड नाइट्रेट को, ठीक है, लीड नाइट्रेट को जब हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ से 3 चीजें हम लोग को मिलती है। पहला मिलता है लीड ऑक्साइड, सेकेंड मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और थर्ड मिलता है ऑक्सीजन। एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास मेटल का नाइट्रेट होगा, ठीक है, जब कभी भी मेटल का नाइट्रेट होगा तो कभी कभी यहाँ पे सवाल पूछता है कि यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, तो आप हमेशा किस पे आंसर लगाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। फिर इसको हम लोग क्या करना है, बैलेंस कर देना है। ये हमारे पास डिकम्पोजिशन बाय हीट के द्वारा। दूसरा डिकम्पोजिशन कैसे होता है, लाइट, यानी इसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है। जैसे आपके पास AgCl भी हो सकता है, AgBr की जगह मान लीजिए AgCl है, तो आपका जो रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2 बनेगा। सिमिलर केस में AgI भी होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, यानी हमारे पास जब कभी भी वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और फिर हमें इसको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हो सकता है, ये संभावित प्रश्न है, इस तरह के पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, और कई बार इस प्रश्न को पूछा भी गया है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, जो आपका केमिकल इक्वेशन होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी शॉर्ट फॉर्म में जब हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कह सकते हैं इस केस में जब ये बैलेंस है, ठीक है, ये क्या होता है, बैलेंस। तो बैलेंस के केस में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे मान के चलिए, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पर CO2 के साथ रिएक्शन हो गया तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब दोनों साइड देखनी है, कैल्शियम की संख्या देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 1 और 2 3 है, यहाँ भी 3 है। और इसी प्रकार कार्बन की संख्या दोनों साइड में 1 1 है, यानी रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड बोलेंगे। फिर इसमें पूछा जाता है कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन में ना तो मास का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी ना तो उसको हम लोग विनाश कर सकते हैं, और ना ही क्रिएशन होता है, ना उसको हम लोग ओरिजिनेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी लॉ को फॉलो करने के लिए, ठीक है, उसी लॉ को हम लोग फॉलो करने के लिए यहां पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सारे जो एटम्स होते हैं इच एलिमेंट के, वो दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए, चाहे वो आपका रिएक्टेंट साइड है या फिर आपका वो प्रोडक्ट साइड है, वो दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट करता है, ठीक है।
कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे आपका सीबीएसई है या फिर स्टेट बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई है या फिर स्टेट बोर्ड है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आपका एसिड बेस वाले चैप्टर से है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, एक सवाल पूछा गया है कि काऊ हर्ड को हम लोग ग्वाला कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो काऊ हर्ड है वो कुछ बेकिंग सोडा मिक्स करता है, किसमें? फ्रेश मिल्क में, ठीक है। जब वो मिक्स करता है तो जो पीएच वैल्यू होता है फ्रेश मिल्क का, वो 6 से धीरे 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 क्या हो जाता है? अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि बेसिक। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे बेसिक, ठीक है। और हमें ये बात समझना है यहाँ पर कि जो बेसिक का मतलब है कि जो आपका पीएच का जो वैल्यू होगा वो 7 से लेकर 14 होगा, यानी 7 से ज्यादा होना जरूरी है, वो आपका बेसिक कहलाएगा, अल्कलाइन कहलाएगा। तो कारण पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम। ये जो मिल्क है वो कर्ड में बदलने के लिए, यानी हम जो दूध से दही बनाते हैं तो इसमें लंबा समय क्यों लग गया? क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है, तो इसको लोअर होने में, पीएच वैल्यू को लोअर होने में समय लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक चीज और, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है NaHCO3। अगर इसमें आप टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है, इसमें अगर मान के चलिए आप क्या मिलाते हैं? टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, तो ये क्या बनेगा? ये आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक बेकिंग पाउडर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि बेकिंग सोडा होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा होता है टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो सवाल हमारे पास पूछा गया था अल्कलाइन होने का कारण क्या है? कि जो पीएच वैल्यू है ना वो बढ़ जाता है। कारण क्या है? कि मिल्क डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ज्यादा समय तक के लिए मिल्क जब खराब नहीं होता है तो उस स्थिति में जो पीएच वैल्यू होता है वो यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में लंबा समय लगने का कारण क्या है? तो इसलिए कारण है कि जब ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी में आ जाता है तो सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज किया जाता है, और उस न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग किस एसिड का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टिक एसिड का। हमसे पूछा जाता है एमसीक्यू में भी कि लैक्टिक एसिड का प्रयोग या लैक्टिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका नेचुरल सोर्स क्या है? तो बोलेंगे कर्ड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 मार्क्स का फिर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये भी आपके 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके शेयर किया हुआ है। तो जब किसी भी हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ हम लोग समझेंगे डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है। तो डाइल्यूट का मीनिंग ये होता है कि हम लोग वाटर की मात्रा को रखते हैं ज्यादा, ठीक है, वाटर की मात्रा को रखते हैं ज्यादा और एसिड की मात्रा रहता है कम, यानी एसिड कम होगा, ठीक है, और वाटर जो होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, मोर अमाउंट में वाटर रहेगा, लेस अमाउंट में एसिड रहता है, तो इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो जब डाइल्यूट एसिड हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें सलाह क्यों दिया जाता है कि एसिड को ऐड करना है किसमें? वाटर में, जबकि वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है, ठीक है। एसिड को वाटर में ऐड करना है, जबकि वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे कि ये जो एसिड का डिसोल्यूशन होता है वो काफी एक्सोथर्मिक होता है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर हीट निकलता है। सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास है? बीकर, और यहाँ पे पहले से वाटर रखा हुआ है। आप इसमें धीरे धीरे करके जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे मिला रहे हो, कोई भी एसिड मिला रहे हो, ठीक है, एक एक करके ड्रॉप मिला रहे हो, एक एक बूंद, तो सारे जो ड्रॉपलेट्स होंगे तुरंत तुरंत डाइल्यूट होते चले जाएंगे, तो वो रिएक्शन आपके लिए खतरनाक नहीं होगा। लेकिन मान के चलिए कि आपके पास पहले से इसमें एसिड रखा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे हम लोग जो है एक एक बूंद करके पानी मिला रहे हैं, तो पानी का जो छींटा है, जो उसका जो बूंदे हैं वो हम पे पड़ेंगी और हमें जलने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब यहाँ पे हीट जनरेट होता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड होती है, इसीलिए एक्सप्लोजन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है और यहाँ पे इंसिडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे सावधानी रखनी है, यानी कि ग्लास वेयर का यहाँ पे बहुत ही प्रयोग करना है और ग्लव्स वगैरह का भी यूज करना है, लेकिन इतना एक्सोथर्मिक होता है, हाई अमाउंट में हीट निकलता है कि ग्लास के बर्तन भी यहाँ पे
ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि हमें वाटर में एसिड को मिलाना है। ठीक है, हमें वाटर में एसिड को मिलाना है, बल्कि वाटर को हमको नहीं मिलाना है, एसिड में वाटर को नहीं मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ये हमसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मिनरल, ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मिनरल्स और ओर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मिनरल्स और ओर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले में आप लोग देखेंगे मिनरल होता क्या है। सारे के सारे जो मिनरल्स है, ठीक है, सारे के सारे जो मिनरल्स है वो ओर नहीं हो सकते। ठीक है, सारे के सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। कुछ ही मिनरल को ओर कहा जा सकता है, जो कि इकोनॉमिकल होते हैं, है ना। जनरली क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, वाइएबल होते हैं, इजिली उसको हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन बहुत इजी हो सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत इजी हो सकता है। दूसरा कि जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते। सारे मिनरल से हम लोग को मेटल मिले या सही क्वांटिटी में मिले, इसकी भी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो एलिमेंट्स, इसका डेफिनेशन ये है कि वैसे एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने पार्ट डिवाइडेड हैं, तो बोलेंगे 3 पार्ट डिवाइडेड है। ठीक है, एक हमारे पास क्रस्ट होता है, दूसरा हमारे एक और होता है मेंटल। ठीक है, एक क्या होता है मेंटल, और एक हमारे पास होता है कॉर्ड। तो हमारे पास 3 भाग होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है यहाँ पर ओर्स। तो ओर्स का मतलब क्या हो गया कि जितने भी ओर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं मिनरल से मिलकर बने हुए हैं। ये हमारे जो मिनरल्स है, उसी मिनरल से हम लोग क्या निकालते हैं, ओर्स निकालते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। मेटल को हम लोग आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओर्स से हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं आसानी से, जबकि मिनरल से बहुत आसानी से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास तीसरी पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन हो गया कि वैसे मिनरल्स जिससे हम लोग इजिली, है ना, वैसे मिनरल जिससे हम लोग इजिली जो है निकाल सकते हैं, मेटल्स को इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, लोअर कॉस्ट में, माने इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो इस तरह के मिनरल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स कहेंगे। तो इस तरह से आपको 3-3 पॉइंट यहाँ पे लिखना होगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका किसका पूछता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपसे NaCl का पूछता है, फिर आपसे पूछता है MgCl2 का पूछता है, फिर आपसे MgO का पूछता है, फिर आपसे Na2O का बोलता है। ये कुछ कॉमन ऐसे, ये आपके पास 4 एकदम नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके पास 4 ऐसे कंपाउंड हैं, 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बनाना है, तो सोडियम एंड क्लोरीन एटम का। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम क्या होता है, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 लिखते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्योंकि नॉन मेटल है, और सोडियम क्या है, मेटल है। तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, तो सोडियम जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहेंगे, और इसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं जब कभी मेटल का इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेशन को कैसे दिखा सकते हैं, तो हमारे लिए फॉर्मेशन को दिखाना काफी यहाँ पर इजी है। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया तो 2-8 बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन आयन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोडियम आयन के पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लूज करता है। ठीक है, ताकि, और क्लोरीन जो होता है क्लोराइड आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बनता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। आपसे ये पूछ देगा कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का
कॉमन नेम Na, मतलब सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम हमारे पास हो गया, ठीक है, यानी कि एक साधारण नमक है ये सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो पूछता है उसमें ये है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो क्या कह सकते हैं कि वैसे कोई भी कंपाउंड्स, जनरली हम लोग यहाँ पे जब कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, या आप इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में इसेंशियल क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का होना इसेंशियल है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो बोलेंगे वैसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर कहेंगे, ठीक है, वैसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, आइसोमर। अब आइसोमर्स की बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम यहाँ पर हो जाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोमेरिज्म। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सबका नाम भी लिखते हैं, सबका स्ट्रक्चर भी लिखते हैं, तो यहां से आपको जो है 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें बोला गया है पेंटेन, ठीक है, पेंटेन यानी इसमें आपके पास कार्बन की संख्या 5 होती है, तो बोलेंगे C5H10, क्योंकि ये 10 नहीं होगा यहाँ पर, ये आपके पास C5H12 होगा, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो बोलेंगे CnH2n+2, क्योंकि अल्केन फैमिली का मेंबर है, ठीक है, अल्केन फैमिली का मेंबर होता है पेंटेन। तो मोस्ट कॉमनली आपसे जो एग्जांपल पूछता है आप यहाँ पे नोट करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI है यहाँ पर, तो आपसे पूछेगा ब्यूटेन का C4H10, फिर पूछता है C5H12, एक और पूछता है आपसे C6H14, ठीक है, यानी कि ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, 3 आपके पास जरूर पूछता है, 3 में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। फिलहाल हमसे क्या पूछा है, पेंटेन का। तो पेंटेन को हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर पेंटेन का कैसे बनाते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो पेंटेन का सबसे पहले आपको बनता है, कार्बन आपके पास 5 जो होंगे एक चेन में रहेंगे, ठीक है, 5 कार्बन एक चेन में रहेंगे, और जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर आप क्या दिखाएंगे, ऐसे हाइड्रोजन आपको दिखाना है, ठीक है, कार्बन में चारों तरफ से हाइड्रोजन दिखाना है, क्योंकि कार्बन अधिकतम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, यानी कि टेट्रावैलेंसी। तो 5 कार्बन एक लाइन में रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। पहला आइसोमर तो ये हो गया, आपका पहला आइसोमर हो गया नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। सेकेंड आइसोमर हमारे पास क्या होता है इसका, तो सेकेंड आइसोमर हमारे पास होता है एक ब्रांच के साथ आता है, ठीक है। तो सेकेंड आइसोमर यहाँ पे देखेंगे, कार्बन कार्बन हमारे पास 4 गो रहते हैं और एक आपके पास आ गया ब्रांच, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है, दूसरे आइसोमर का नाम क्या है, आइसोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा यहां पर आता है उस तीसरे का नाम हमारे पास होता है नियोपेंटेन, यानी 3 कार्बन हमारे पास रहेंगे चेन में और 2 कार्बन हमारे पास ब्रांच में आते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलेंगे, ठीक है, नियोपेंटेन, इसमें 2 ब्रांच होते हैं। आप यहाँ पे कार्बन दिखा देंगे तीनों साइड में, क्योंकि एक एक बॉन्ड पहले से है, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन का दिखा देंगे, ठीक है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन का, यहाँ भी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो इस प्रकार से आपको दिखेंगे कि कार्बन की संख्या 5 ही है सब में और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे बदल गए, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, तो बोलेंगे दीज ऑल आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे डिस्कस किया और सारे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, सबका नाम भी लिखना है, सबका स्ट्रक्चर भी बताना है, ठीक है, और आइसोमेरिज्म को डिफाइन भी करना है, ये सारे करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का और कार्बन का होना जरूरी है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बिना हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कहला सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या है, जो नेचुरली हमें प्लांट से मिले, ठीक है, और कहां से मिले, एनिमल से मिले, प्लांट से मिले और एनिमल से मिलेगा, है ना, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक तो कहेंगे, लेकिन जब तक उसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा नहीं होगी तब तक उसे हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिला के बनते हैं उसे क्या बोलेंगे,
हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन होती है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन होती है वो दो तरीका से हम लोग बात करेंगे। एक हम लोग बात करते हैं सेचुरेटेड, ठीक है, एक क्या होती है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड। जिनका ये रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो है, जिनका रिवीजन हो चुका होगा वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके इसको बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड यहाँ पे मेन होता है। हम लोग सेचुरेटेड को अल्केन कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे अल्केन बोलेंगे। जबकि अनसेचुरेटेड में दो पार्ट और होता है, एक पार्ट हमारे पास होता है अल्किन, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसमें क्या होता है तो बोलेंगे अल्काइन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होती है, अल्किन में डबल बॉन्ड होती है, जबकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, फ्लो चार्ट में आप लिख सकते हो और टेबल बना के लिख सकते हो। तो मेरा सजेशन तो ये रहता है कि आप इसको टेबल बना लेंगे, एक साइड में सेचुरेटेड लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे साइड में आपको क्या लिखना है अनसेचुरेटेड। एक साइड में आपको लिखना है सेचुरेटेड और दूसरे साइड में लिखना है अनसेचुरेटेड। इस तरह से 4-4, 5-5 पॉइंट आपको लिखना है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो बोलेंगे जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होती है, पहली पॉइंट। दूसरा, इसमें अल्केन शामिल होता है। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेंगे CnH2n+2 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैव लेस अमाउंट ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जबकि हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा कम होती है, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा बात, इट इज लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके साथ ये क्या होते हैं तो बोलेंगे बर्निंग इन एयर, ठीक है। जब इसको हम लोग एयर में बर्न कराते हैं तो इससे ब्लू फ्लेम मिलता है, यानी कह सकते हैं कंप्लीट कंबशन। जहां पर कंप्लीट कंबशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ब्लू फ्लेम निकलता है, और नॉन सूटी फ्लेम यहाँ पे निकलता है, ठीक है, यानी कंप्लीट कंबशन होता है। अल्केन का कंप्लीट कंबशन होता है, और जहां कंप्लीट कंबशन होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने की चांसेस होती है, ठीक है। यूजुअली ये कहाँ से निकलते हैं पाए जाते हैं तो बोलेंगे फोसिल फ्यूल से पाए जाते हैं, प्लांट वगैरह से पाए जाते हैं, और एनिमल वगैरह से। कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से, एनिमल मटेरियल से मिलेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड में पहला पॉइंट क्या है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसमें आपका डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले में यहाँ पे अल्काइन आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले में डबल बॉन्ड वाले में अल्किन आ सकते हैं, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में अल्काइन आते हैं। जबकि कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। एरोमेटिक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लोज चेन में बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका एरोमेटिक में बेंजीन का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेंजीन है। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो बोलेंगे C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का C6H6, ठीक है। ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा गया यहाँ पर कि हाई अमाउंट ऑफ, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन इसमें क्या होती है तो हम लोग बोलेंगे कि हाई अमाउंट में कार्बन हो सकती है और लेस अमाउंट में यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकती है, ठीक है। हाई अमाउंट में कार्बन जबकि लेस अमाउंट में हाइड्रोजन हो सकती है। ये मोर रिएक्टिव होती है, ठीक है। जब मोर रिएक्टिव होती है तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास ये अल्काइन का एक मेंबर है, इसका नाम इथाइन है। तो इथाइन को जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है तो बन जाता है CH2 और CH2। जब इसका फिर से हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तो बन जाता है CH3 यानी ये हमारे पास इथाइन था। इथाइन को हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। ये आपके पास इथिन था, इसको हम लोग इथिलीन भी कहते हैं। और फिर हमारे पास इथेन है, यानी अनसेचुरेटेड से, यानी हमारे पास अल्काइन वाले कोई भी मेंबर अल्किन में कन्वर्ट होता है और अल्किन वाला कोई भी मेंबर अल्केन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये क्या है मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बर्निंग इन एयर। जब एयर में बर्न होगा तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है तो बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर येलो एंड सूटी फ्लेम होता है। जबकि हमने यहाँ पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने क्या देखा कि वहां पर ब्लू होता है और नॉन सूटी होता है। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं अनसेचुरेशन के केस में येलो और सूटी फ्लेम होता है। और ये यूजुअली कहाँ से हम लोग को मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं। इसमें एनिमल का कोई खास रोल नहीं होता, जनरली ये कहाँ से मिलते हैं तो बोलेंगे प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं।
ये आपका 5 मार्क्स के लिए था, ठीक है। ये आपके पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, तो बोलेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड आता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे किसका बनाते हैं, मीथेन का, सबसे पहले मीथेन का। तो ऐसे एक हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप बनाने का तरीका हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मीथेन, इथेन और इथिन, मीथेन, इथेन और इथिन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस सबका बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किसका बनाते हैं, मीथेन का। ये हमारे पास क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। तो मीथेन में कार्बन कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में 1-1 होती है, सब में 1-1 हमने दिखा दिया डॉट। और कार्बन में कितनी होती है, तो बोलेंगे 4 होती है। तो चारों तरफ से आपको इस तरह से दिखा देना है। अब फिर ऐसे करके आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। ये आपके पास हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, इस प्रकार से इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट हो गया। और कार्बन में हम लोग क्या करेंगे, तो 4 हमारे पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां से आते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से आपका ये क्या बन जाता है, मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसका बनाएंगे, तो इथेन का भी बना सकते हैं। मतलब C2 हो गया और H6 हो गया। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 कार्बन दिखाया। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, और ये हो गया 6 नंबर कार्बन। और सब का आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉन। इस तरीका से आप इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 4 हम लोग दिखा दिए। हाइड्रोजन का कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो यहाँ पे 1 आप दिखा देंगे इस तरीका से, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबको हम लोग यहाँ पे पेयर कर देते हैं। ये आपके पास इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन का बना देंगे, फिर आपके पास हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन, इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन आपके पास कंप्लीट हो गए। अब दोनों कार्बन है, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन अपना है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इसके 8 हो गए। इस सेकेंड वाले कार्बन में भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अपने हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन गया इथेन का, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है यहाँ पर कॉपर यूटेंसिल का, ठीक है। जो कॉपर यूटेंसिल है उसको क्लीन किया जाता है किसके साथ, तो लेमन, है ना, लेमन और टमराइंड जूस। टमराइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इमली बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इमली। इसमें कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो बोलेंगे टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है। क्या बोलेंगे, टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है। इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो बोलेंगे टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है। और टार्ट्रिक अम्ल को जब आप यहाँ पर बेकिंग सोडा के साथ मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। जब टार्ट्रिक अम्ल को हम लोग बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल हमसे जो पूछा गया है कि कॉपर यूटेंसिल को हम लोग क्लीन करते हैं किससे, तो लेमन या टेवराइंड जूस से। कारण क्या है, तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट फॉर्म्ड होता है, कहाँ पर, कॉपर में, ठीक है। मतलब इसका जो कलर होते हैं डल हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पास कॉपर है और इसके कार्बोनेट यहाँ पे बनेंगे, CO3 बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों के हमारे पास ध्यान से देखेंगे, कॉपर का भी वैलेंसी कितना होता है, 2, और कार्बोनेट की भी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो आप इस तरह से यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब फॉर्म्ड होता है तो इसका जो कलर होता है वो डल हो जाता है। और जो कॉपर का जो वेसल होता है, ठीक है, जो कॉपर की जो बर्तन होती है उसको हम लोग लेमन से क्लीन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। और जब रिएक्ट करेंगे तो इसका जो कलर होगा, है ना, उसको भी चेंज आएगा और ये वापस से कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कॉपर होता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। कहाँ से, तो बोलेंगे वेसल से। और इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं यहाँ पर वो अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट को रिमूव कर सकता है, बहुत इजीली से रिमूव कर सकता है। इसीलिए एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं। यानी किसी भी यूटेंसिल को, किसी भी प्रकार के बर्तन को साफ सफाई करनी है तो वहां पर एसिड, है ना, जैसे नींबू वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं वहां पर, तो बड़ी आसानी से उसको साफ करना, कितना भी मतलब गंदा बर्तन रहेगा उसको आसानी से साफ किया
जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखना है सबका। ठीक है, सबका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर बोला है ग्रेनुअल जिंक। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, तो बोलेंगे H2SO4। ठीक है, जिंक का क्या होता है, तो बोलेंगे जिंक का होता है सिंबल Zn। आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमसे सेकंड में बोला गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको यहाँ पे इस तरीका से फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नीशियम, इसका सिंबल क्या होता है, Mg, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दोनों को आपस में हम लोग रिएक्शन करेंगे। ठीक है, सी नंबर में आप देखेंगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको पता है, H2SO4, एल्युमिनियम पाउडर यानी कि Al। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये रिएक्शन किसके साथ करता है, तो बोलेंगे आयरन फिलिंग के साथ। यानी जो भी आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, जो वर्ड इक्वेशन दिए गए हैं, उनको सबसे पहले आपको लिखना है किस फॉर्म में, तो बोलेंगे सिंबल के फॉर्म में, है ना। सबसे पहले कैसे लिखना है आपको, सिंबल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से रिएक्शन है ना। और यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो किस तरह का यहाँ पे बोल सकते हैं आप, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आपके पास कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक जो है हाइड्रोजन से रिएक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो बैलेंस पहले से है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास HCl वाला था। ठीक है, तो हमारे पास HCl का अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर HCl का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल, यानी यहाँ पर मेटल के सॉल्ट बनेंगे। जब मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो मेटल के सॉल्ट बनेंगे, यानी MgCl2 एक मेटालिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, देखेंगे दोनों साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन कितनी है, 2 है, तो 2 से यहाँ पे बैलेंस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो एल्युमिनियम जो होता है आपके पास वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है, किसके तुलना में, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन की तुलना में। यानी यहाँ भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सबसे पहले वो क्या होती है, तो बोलेंगे पोटेशियम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, तो बोलेंगे यहाँ पर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद Fe होता है, उसके बाद यहाँ पे एक टीना भी होता है Hn, लेकिन उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया Pb, उसके बाद क्या आता है, तो हाइड्रोजन आता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन से नीचे 4 एलिमेंट और होते हैं। एक आपका कॉपर होता है, फिर होता है Ag यानी कि मरकरी, फिर आपके पास होता है Ag यानी कि सिल्वर, फिर लास्ट में आपका होता है Au यानी कि गोल्ड। एक और होता था प्लेटिनम, जिसको अभी नए वाले बुक में मेंशन नहीं है। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है आयरन के साथ रिएक्शन। तो आयरन भी क्या करेगा, आयरन क्लोराइड यहाँ पे बना देता है, और साथ में कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी मेटल जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर कौन सा गैस निकलेगा, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन गैस निकलता है। बैलेंस करने वाला जो रिएक्शन है ना, वो आपके पास हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, हमारे पास कितने सॉल्यूशन दिए गए हैं, 5 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सबके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा होगा, किस सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो फटाक से यहाँ पे क्वेश्चन को आप देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो है दिया गया है ABCD 5 हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे सॉल्यूशन है। ठीक है, और सबके pH वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, A का pH वैल्यू हमारे पास कितना है, A का pH वैल्यू है 4। सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं, 1 के बाद क्या आता है 4 के बाद आता है 7 के बाद आता है 9 के बाद क्या आता है 11।
और जैसा कि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो ए का पीएच वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 4 है, बी का पीएच वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 1 है, सी का पीएच वैल्यू कितनी है 11, और डी का पीएच वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 7, ठीक है, और ई का पीएच वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 9, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया, सारे हमने लिख दिए यहाँ पर, पीएच वैल्यू के आधार पर हमने सबका नाम लिख दिया। तो पूछा गया कौन इसमें से न्यूट्रल होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। कौन न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल कौन होगा तो बोलेंगे डी जो होगा आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है, डी क्या हो जाएगा न्यूट्रल। फिर बोला स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, तो कौन है, सी है, तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में क्या आ जाएगा सी। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच वैल्यू जिसका कम है, सबसे कम है, स्ट्रॉन्ग एसिड में बी आ जाएगा। फिर वीक एसिड, तो वीक एसिड आपका 4, पीएच वैल्यू कितनी है 4, तो ए का पीएच वैल्यू है 4, यानी आपका हो गया वीक एसिड। फिर बोला गया वीक बेस, ठीक है, वीक बेस, तो यहाँ बोलेंगे ई नंबर आपका क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास वीक बेस। 9 और 11 दोनों आपके पास बेसिक नेचर के हैं, सी और ई दोनों बेसिक नेचर के हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन आपके पास यहाँ पर कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे सी, क्योंकि पीएच वैल्यू उसका कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पर पीएच वैल्यू उसका है, पीएच वैल्यू उसका है 11, ठीक है, सी का पीएच वैल्यू 11। हमसे पूछा इसमें इसको अरेंज करना है पीएच वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, तो हम लोग इसको बड़े ही आसानी से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग के बात पता ही है कि हम लोग पीएच वैल्यू को बड़ा ही बढ़िया तरीका से अरेंज कर सकते हैं। और दूसरा हमसे फिर पूछा गया है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी आसानी से, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो आपको बातें बताई, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे अरेंज किया गया, देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू वाला को पहले लिखा गया है, ठीक है, सबसे पीएच वैल्यू इसका ज्यादा है उसको पहले लिखा गया है, और सबसे पीएच वैल्यू इसका कम है उसको पहले लास्ट में लिखा गया है। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, या जो ज्यादा एसिडिक है ना, हाइड्रोजन आयन जिसमें ज्यादा होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच वैल्यू 1 है, फिर उससे कम कौन होगा, जो पीएच वैल्यू थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो ज्यादा बेसिक था उसको पहले लिख दिया गया, ठीक है, जो बेसिक था उसको पहले, और जो एकदम एसिडिक था स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बाद में लिखा गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज मींट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज मींट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, ये आपसे ना 2 मार्क्स में पूछेगा, कभी कभी 3 मार्क्स में आने की संभावना है, वरना ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है, जिसमें हीट रिलीज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। यानी एग्जांपल देंगे, मीथेन है आपके पास, ठीक है, CH4 को क्या बोलेंगे, मीथेन। तो जब मीथेन का कंबशन होता है, मीथेन क्या है, एक तरह का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मीथेन क्या है तो बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन का जब यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग क्या होता है, तो मीथेन का होता है कंबशन, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर का वेपर निकलता है, कुछ हीट निकलता है, हीट का सिंबल होता है यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे एंडोथर्मिक में वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो होता है ना, अदर फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे हीट क्या होता है, रिक्वायर्ड, जबकि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है तो बोलेंगे रिलीज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सनलाइट चाहिए होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन भी आपको दिखाया गया, ठीक है, AgCl का जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हो जाता है डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जब हीट रिक्वायर्ड होगी यानी हीट नहीं रहेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ठीक है, रिएक्टेंट में ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, या कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हम लोग को टर्म को यहाँ पर एडिशन के आधार पर, है ना, एडिशन के आधार पर, तो कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन अगर ऐड होगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता है तो इसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन यहाँ पे मान लीजिए लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। और जब साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में
दोनों चल रही होंगी, ठीक है। जब यहाँ पर रिडक्शन भी मान लीजिए साथ ही साथ हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी साथ ही साथ हो रही है, ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपके पास जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आप क्या देखेंगे कि कार्बन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि ऑक्सीजन, यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर में देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये आपका किसका एग्जांपल है, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप सेकंड में देखेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप क्या देखेंगे कि पहले यहाँ पर CO2 था, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब बाद में एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, पहले 2 ऑक्सीजन थे, बाद में एक ऑक्सीजन कम हो गया। यहाँ पर देखेंगे कॉपर का ऑक्साइड था, यहाँ पर देखेंगे कॉपर हो गया, ठीक है, यानी इसमें से ऑक्सीजन हटा है यानी कि रिमूवल, ठीक है। तो जब कभी भी रिमूवल होता है ऑक्सीजन का तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जांपल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पर है, हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। आप इसको 2 तरीका से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टेबल बना के करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। एक साइड में आप क्या लिख लेंगे, मेटल, ठीक है, जबकि दूसरे साइड में आपको क्या लिखना है, नॉन मेटल, ठीक है। एक साइड में आपको लिखना है मेटल, दूसरे साइड में नॉन मेटल। ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बेसिस पे पूछा जा सकता है। तो जिस आधार पे आपको पूछा जाएगा उस आधार पे आपको आंसर देना है, तो ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर देखेंगे तो मेटल्स क्या होते हैं, तो कह सकते हैं लस्टर होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल होते हैं, यानी इसको हम लोग सीट के रूप में फैला सकते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि हम लोग तार के रूप में इसको जो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसको खींच सकते हैं, ठीक है। मेटल्स का डेंसिटी जो होता है वो हाई होती है, ठीक है, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। और जब इसको हम लोग हैमर से पीटते हैं ना, तो कह सकते हैं मेटालिक साउंड आती है, इसमें क्या आती है, मेटालिक साउंड आती है, जिसको हम लोग सोनोरस कहते हैं। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सोनोरस, यानी कि ठंडन की आवाज आएगी, ठीक है। ये आपके फिजिकल कैरेक्टर किसके हो गए, मेटल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो नॉन मेटल में क्या होता है, एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं, सॉलिड जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट। एक आपके पास एक्सेप्शन आ जाता है, मरकरी आपके पास एक्सेप्शन है, ये मेटल भी है, ठीक है, ये मेटल भी है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो बोलेंगे मरकरी या पारा, इसी को मरकरी या पारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है नॉन मेटल। फिजिकल कैरेक्टर हम लोग देखेंगे किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। तो देयर इज नो सच लस्टर, यहाँ पे कोई लस्टर नहीं होती है, यानी कि शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, आयोडीन एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लस्टर होता है। ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, लस्टरस होता है, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसके मतलब कितने होते हैं, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर कितने होती है, तो बोलेंगे 53 होती है। एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो बोलेंगे 53 होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेप्शन हो गया कि आयोडीन जो है ये ग्लो करती है, और साथ ही साथ ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, तो बोलेंगे कार्बन का एलोट्रॉप या कार्बन का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ग्लो कर जाता है। नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा है जो दोनों नेचर शो कर सकता है, ठीक है। ये नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो कर देता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। लेकिन हाइड्रोजन जो है या ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स क्या है, तो बोलेंगे नॉन मेटल जो होता है वो नॉन मेलिएबल होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स है वो क्या होता है, तो बोलेंगे नॉन मेलिएबल, यानी इसको हम लोग पीट पीट कर चादर के रूप में नहीं फैला सकते, और डक्टाइल हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इज सल्फर ब्लेस्ड, ठीक है, प्लास्टिक इज सल्फर ब्लेस्ड आपका एग्जाम्पल हो गया। नॉन मेटल है ये, फिर भी इसको फैला सकते हैं। डेंसिटी इसका काफी लो होता है, ठीक है, इसमें साउंड जनरली नहीं आता, ठीक है, या इसको जब साउंड करेंगे हम लोग तो बीटिंग की वजह से
ये जो है धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये टूट सकता है। नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। इनका जो स्टेट है सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सिर्फ ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में पाया जाता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। इसको आप केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी देख सकते हैं। ये आपके पास जो डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल का, इसको आप केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेटल का पहला पॉइंट है कि जो एटम्स होते हैं मेटल का वो केटायन होते हैं। जैसे सोडियम आयन हो गया Na+, उसी प्रकार से हो गया आपके पास Mg2+, उसी प्रकार से हो गया Al3+, ठीक है। उसके बाद हो गया Cu2+, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स के जनरली केटायन होते हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक। अब मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अल्कलाइन, यानी कि बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास अल्कलाइन नेचर हो गया। और जब कभी भी मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पे क्या बनती है, बेस बनती है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस का निर्माण होता है। ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया मेटल का। फिर अब देखेंगे तो मेटल जो होता है वो डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, मेटल जो जनरली होता है वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। अब एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है, क्या है, सोडियम। आप अगर मान लीजिए यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो बोलेंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यानी कि निकलती है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखेंगे पॉइंट इसके। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, मेटल जो होते हैं जनरली हाइड्रोजन के साथ कह सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन उनका होता है कभी कभी, तो कभी कभी रिएक्शन उनका नहीं भी होता है, ठीक। और मेटल जो होते हैं यूजुअली साधारण तौर पे रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड बना सकते हैं। जैसे NaH ये आपका बन सकता है। फिर आपके पास क्या होता है, CaH2, यानी कि ये मेटल के हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, आयनिक हाइड्राइड यानी कि मेटल के हाइड्राइड। तो कुछ मेटल जो होते हैं यहाँ पर रिएक्शन कर भी सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जनरली ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। मेटल जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस कराने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करती है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ये एनायन का फॉर्मेशन करता है। Cl- हो सकता है, O2 2- हो सकता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का 2-। फिर इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो बोलेंगे एसिडिक होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। आपके पास क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2O के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो बोलेंगे H2SO3 बनेगा, H2SO3 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एसिड है, कार्बोनिक एसिड है या आपका सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या बनाएगा, तो बोलेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड। क्या बनाएंगे, कोवैलेंट हाइड्राइड। तो कोवैलेंट हाइड्राइड में अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है और एक हो सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। H2S को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फाइड का स्पेलिंग भी ध्यान रखना जरूरी है, ट नहीं यहाँ पे ड होगा, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कार्बन जो है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, एक्सेप्शन में। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पूरे के पूरे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बड़े ही आसान आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन हमने पहले ही देख चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया कि सारे जो क्वेश्चन को यहाँ पे जो है हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, यानी हमारे लिए सारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स और साथ में हम लोग 5 मार्क्स, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, ये सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। और आज का वीडियो में हमने यहाँ पे देखा केमिस्ट्री
जो आपके पास लगभग सारे चैप्टर से, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो फिनिश करते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।